हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मैं आपके साथ अपनी रोड मैप की वीडियो शेयर करूंगा और मुझे लगता है कि मेरी जो अप्रोच रहती है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेके और मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि मुझे इसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं और काफ़ी लोग मेरी अप्रोच को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरी क्या रोड मैप होने वाली है एसएससी सीजीएल को लेके। इसमें हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे कि मेरी पहली तो मंथ वाइज शेड्यूल क्या होगी और दूसरी कि मेरी डेली शेड्यूल क्या होगी। इन दोनों टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने प्रिपरेशन को 3 फेज़ में बांटा हुआ है। ठीक है, 3 फेज़ मैंने क्यों बांटा हुआ है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि जितने भी समय हम लोगों के पास है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे, कैसे क्या कुछ शेड्यूल होगा। ठीक है, पहले क्या कवर करना है, कब उसका रिविज़न करना है और फिर कब मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है या फिर उसे एनालाइज़ करना है। तो मैंने 3 फेज़ में बांटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो फर्स्ट फेज़ है वो फरवरी टू मार्च का होगा, जो सेकंड फेज़ है वो अप्रैल का होगा, जो थर्ड फेज़ है वो मई में होगा। जैसा आप सबको पता होगा कि जो सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली वो जून में कंडक्ट किया जाएगा। तो उसी कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फेज़ डिसाइड किया है। जो फर्स्ट फेज़ है जो कि फरवरी और मार्च का होगा उसमें हम लोग अपने वीकनेस पे ध्यान देंगे। ठीक है, मतलब हमारी जो वीकनेस है या फिर कोई चैप्टर्स हमें नहीं आते हैं या फिर कोई चीज़ों से हमें डर लगता है, प्रॉपर रिवीजन नहीं है, प्रॉपर हमने लर्न नहीं किया है, तो ये फरवरी और मार्च का जो पीरियड है वो अपनी वीकनेस को सुधारने में ध्यान देंगे। जो अप्रैल का पीरियड होगा जो कि फेज़ 2 है, इसमें हम परफेक्शन पे ध्यान देंगे। ठीक है, और अपने लेवल को थोड़ा इंप्रूव करेंगे। इसमें हम ज़्यादातर वो थोड़ी बहुत मेंस की चीज़ें करेंगे और रिवीजन पे, पीवाईक्यूज़ पे, ठीक है, अपनी अप्रोच पे, इस पर थोड़ी अपनी प्रिपरेशन को परफेक्ट बनाएंगे। और जो थर्ड फेज़ होगा वो मई में होगा, जो मुझे एग्ज़ाम रेडी करेगा। इस फेज़ में ज़्यादातर हम लोग मॉक्स पे, रिवीजन पे और फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे फेजेस को। लेकिन उससे पहले आपको एक माइंडसेट लेके चलनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी में फेल करते। मेरी जो पिछली मेंस में कम स्कोर आए हैं वो इसी वजह से आए हैं। तो इस पॉइंट को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मेरा ये माइंडसेट हमेशा होगा कि मैं अपना 100% दूँ और मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं अपना 100% एग्ज़ाम को दूँ। दूसरा कि हैव फेथ इन गॉड। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है तो थोड़ी गॉड की ब्लेसिंग होगी तो ये चीज़ें थोड़ी आसान हो सकती है मेरे लिए। थर्ड है कि अपने आप पे भरोसा रखना है। ठीक है, मेरे मन में बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं तो मैं चाहूँगा कि इस बार मैं थोड़ा कम ध्यान दूँ अपने सेल्फ डाउट पे और अपने आप पे फेथ रखूँ कि हाँ ये एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि आई विल नॉट फोकस ऑन नेगेटिव थॉट्स एंड प्रीवियस अटेम्प्ट। जैसा आप सबको पता होगा कि मेरा जो प्रीवियस अटेम्प्ट था वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। ठीक है, और ये चीज़ मुझे अभी तक बॉदर करती है, तो मैं ट्राई करूँगा कि अब मैं उस पर थोड़ा कम ध्यान दूँ। ठीक है, और जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि पढ़ाई करने के बावजूद भी पेपर बेकार हो गया या फिर उस दिन मेरा लक अच्छा नहीं रहा, तो ये सब जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं थोड़ा इस पर कम ध्यान देना है और अपना सारा ध्यान इस प्रोसेस पे लगाना है। और पाँचवां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार मैं थोड़ी अपनी मेंटल हेल्थ पे एज वेल एज फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दूंगा। मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मैं मेडिटेशन ट्राई करूँगा। ठीक है, और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस। तो मेरी ये कुछ माइंडसेट रहेगी। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस पर स्टिक रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं फेज़ 1 से। हर एक फेज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होने वाली है। तो चारों सब्जेक्ट्स है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। हम लोग देखेंगे ये चीज़ कि किन किन मंथ में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है इन चारों सिलेबस में से। मैं ये ट्राई करूँगा कि फेज़ 1 में मैं मैथ्स को ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स दूँ। ठीक है, इस 4 to 5 आवर्स को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने क्लास नोट्स को रिवाइज़ करूँगा। उसके बाद जैसे मैंने एक चैप्टर रिवाइज़ कर लिया तो फिर मैं उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगा जो कि आपको पीवाईक्यू बुक में मिल जाते हैं। मैं ये ट्राई करूँगा कि डेली मैं अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँ। अगर 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं तो विदिन 1.5 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स आप कह सकते हो कि आपकी पीवाईक्यू बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और आप एक पूरा पीवाईक्यू बुक को कंप्लीट कर सकते हो, जो कि मस्ट है। आई वुड से कि मैंने ये लैक किया था अपने पिछले अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई थी। तो इस बार मैं इसे जरूर करूँगा। तीसरी चीज़ जो मैं इस फेज़ में करूँगा मैथ्स को लेके कि वो मैं अपनी फॉर्मूला सीट्स को तैयार करूँगा। सपोज कर मैंने एक कोई चैप्टर पढ़ा यहाँ से, तो उस चैप्टर के जितने भी कंसाइज फॉर्मूला हो सकते हैं मैं उसे लूज सीट्स में लिख लूँगा ताकि मुझे रिवीजन करते वक्त ये बहुत आसानी हो। चौथी चीज़ जो मैं करूँगा इस फेज़ 1 में मैथ्स को लेके वो ये है कि मैं कंसाइज नोट्स बनाऊँगा हर एक वीक टॉपिक्स के, जिसकी मुझे रेगुलर रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी जो वीक एरियाज़ होती है वो हमेशा हमारी वीक एरियाज़ हमें ट्रबल करती है और कॉपी में होने के कारण क्या होता है कि हम उसे प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं करते हैं। तो मैं उसको कंसाइज नोट्स बना लूँगा ताकि मैं उसे रेगुलर रिवीजन कर पाऊँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ये बहुत मस्ट है, वो है कैलकुलेशन। ठीक है, मैं डेली हाफ एन आवर कैलकुलेशन पे दूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि जो भी शॉर्ट अप्रोचेस हैं कैलकुलेशन को लेके मैं उस पर ध्यान दूं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मस्ट है। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है
तो आप बहुत लोगों से आगे निकल सकते हो। मैंने ये फील किया है अपने अटेम्प्ट में। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में एक बार स्टक होते हो तो आपका वो पूरा 1 से 2 मिनट खत्म कर देता है, और उसके बाद भी अगर वो आंसर गलती हो गया आपके कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण, तो फिर से आप 2 मिनट्स में वेस्ट करोगे, और इतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी क्वेश्चन में। तो आपको ये बहुत श्योर होना होगा कि आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो। तो मेरा बहुत फोकस रहेगा इस बार कैलकुलेशन पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि जनरल अवेयरनेस की है। तो जनरल अवेयरनेस में मेरी क्या अप्रोच रहेगी, मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, ठीक है। जैसे मैं अभी फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ, जो कि फरवरी और मार्च का होगा। तो मैं फरवरी और मार्च को लेके ही आपको बता रहा हूँ जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। मैं डेली ऑलमोस्ट 3 घंटे से दूंगा, ठीक है, फरवरी तक। और फिर फरवरी के बाद मैं मार्च में 2 घंटे जनरल अवेयरनेस को दूंगा। जो भी परमार सर के बैच नोट्स हैं 3.0 के, मैं उसे पूरा लर्न करूँगा, ठीक है। मेमोराइज करूँगा फैक्ट्स को, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप नोट्स को पढ़ते हो तो जो भी कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, आप उसे रिमेंबर कर लेते हो और फिर फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हो। ये सोचते हो कि इसे बाद में करेंगे। मैंने ये गलती करी थी पिछले अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि फैक्ट बेस्ड थे। तो इस बार मैं फैक्ट्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज करूँगा, और मुझे नोट्स में जिन भी टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी मैं उसे वीडियो लेक्चर से कवर करूँगा, जो कि परमार सर के 3.0 बैच की होगी, ठीक है। इन सब के अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है PYQ सॉल्व करना किसी भी PYQ बुक से। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे नोट्स में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती है, जो आपको आपके PYQ बुक में मिल जाएगी। तो जब मैं PYQ बुक सॉल्व करूँगा तो मुझे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मेरे नोट्स में नहीं होंगे, तो मैं उन सारे PYQ क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड करूँगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप PYQ से अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अपने नोट में नोट डाउन कर लोगे, तो आपको बार बार मल्टीपल बुक्स रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने नोट्स को ही बार बार रिवाइज कर सकते हो, तो आपका काफ़ी समय सेव हो सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिविज़न। प्रॉपर रिविज़न शेड्यूल होना GK में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैं कितने दिन बाद फिर से इस टॉपिक को रिवाइज करूँगा, ठीक है। ये शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसे मिस कर गया था पिछले अटेम्प्ट में। और होता क्या था कि सपोज करो मैंने 3 दिन तक ज्योग्राफी पढ़ा, ठीक है, फिर मैं 15 दिन बाद ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाता था। तो मेरा 3 दिन जो यहाँ पे स्पेंड हुआ, उसका कुछ मुझे खास आउटपुट नहीं मिलता था। तो आपका ये प्रॉपर रिविज़न शेड्यूल होना चाहिए कि आप ये डिसाइड करो कि आप दोबारा से कितने दिन बाद उस टॉपिक को रिविजिट करोगे, ठीक है। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है GK में। सेक्शनल टेस्ट आप GK में अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसका कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है। ज़रूरी है कि आप अपना नोट्स रिवाइज करो, ठीक है, और उसका मल्टीपल टाइम्स PYQ सॉल्व करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला तो ग्रामर के लिए क्या अप्रोच रहेगी, और दूसरी वोकैबुलरी के लिए क्या अप्रोच रहेगी। तो मैं फरवरी में ग्रामर कंप्लीट करूँगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जो वोकैबुलरी होती है, ठीक है, उसकी आपको रेगुलर रिविज़न करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उसे अभी से शुरू करते हो तो आपको उसे रिमेंबर करने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि हम लोग के पास अभी 4 महीने हैं, तो मैं ये ट्राई करूँगा कि जो फर्स्ट मंथ फरवरी का होगा उसमें मैं ग्रामर कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे नोट्स नहीं बनाने होते और जिसका रिवीजन करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू वोकैबुलरी। तो जो फरवरी का महीना होगा वो मैं ग्रामर में इन्वेस्ट करूँगा, और फिर मार्च में, और उसके बाद, ठीक है, मैं फिर वोकैबुलरी पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है, ताकि मेरा मार्च में वोकैबुलरी कंप्लीट हो और उसके साथ साथ उसका रिवीजन भी अच्छे से होता रहे। तो ग्रामर में क्या फॉलो करने वाला हूँ वो ये है कि मैं पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को रिवाइज़ करूँगा, ठीक है। इसमें मुझे ऑलमोस्ट 5 दिन लगेंगे अगर मैं डेली 2 आवर इंग्लिश को देता हूँ तो। और जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को बुक को रेफर करूँगा, और इससे मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करूँगा। सपोज करो कि आज ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया इनडायरेक्ट स्पीच का, तो फिर उसी दिन मैं चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करूँगा इनडायरेक्ट स्पीच की, ठीक है। और मुझे जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर जो भी मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं उसे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरी थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट होती रहेगी, साथ साथ मेरे PYQs भी सॉल्व होते रहेंगे। और एक चैप्टर के जो डिफिकल्ट PYQs होते हैं या फिर डिफिकल्ट कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं, अब मेरे पास उसका कंसाइज नोट्स बन जाएगा। इसी कंसाइज नोट्स को मैं बार बार फिर रिवाइज करूँगा, फिर मुझे पूरी बुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगभग 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को कंप्लीट करने में 5 दिन लगेंगे, और इसको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 20 डेज लगेंगे। और इसके बाद जो चीज़ पर आपको ध्यान देना है वो कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसका आपके नोट्स बना लेने हैं और उसका रेगुलर रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और फिर आपको नोट्स का रिवीजन करते रहना है रेगुलरली, और जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं उसका रेगुलर रिवीजन करते रहना है। तो फरवरी का पूरा टाइम मेरा ग्रामर में जाएगा, ठीक है। तो जब मेरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा फरवरी में, तो फिर मैं वोकैबुलरी पे शिफ्ट करूँगा। वोकैबुलरी में क्या क्या पढ़ना है मुझे, तो वो पहला एंटोनिम है, फिर सिनोनिम है, वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस हैं, और 2 चीज़ जो एक्स्ट्रा मुझे पढ़नी पड़ेगी इस बार, क्योंकि मैंने देखा कि मेंस के क्वेश्चंस में स्पेलिंग भी पूछी जा रही थी और ये काफ़ी लोगों की गलती हुई है। तो मुझे इन सब के अलावा इन दोनों टॉपिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा और इसको भी पढ़ना पड़ेगा। वोकैबुलरी के लिए मैं ब्लैक बुक को रेफर करूँगा, ठीक है। एंटोनिम्स अप्रॉक्सीमेटली ब्लैक बुक में 1000 दिए हुए हैं, सिनोनिम्स 1170 दिए हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 1800 दिए हुए हैं, और इडियम्स भी 1800 दिए हुए हैं। तो मुझे इसे कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज़ लगेंगे, क्योंकि मेरा वन वर्ड बहुत तैयार है और इडियम्स भी तैयार है। तो मुझे इसे रिवाइज करने में बस 5-5 दिन लगेंगे। लेकिन मेरा एंटोनिम और सिनोनिम अभी भी तैयार नहीं है, तो मैं इन दोनों टॉपिक के डेली 75 वर्ड्स करूँगा,
और जो मार्च का महीना होगा मुझे लग रहा है कि मैं इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाऊंगा। इसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी पे ही ध्यान नहीं देना है। जैसे कि मैं फरवरी में ग्रामर कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे मार्च में ग्रामर का रिवीजन भी करते रहना है ताकि मैं चीज़ों को भूलूँ नहीं। मैंने इंग्लिश में पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं करी है कि मेरी ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, मुझे इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं आती है। बट आपका अगर ये वीक है तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप PYQ बुक से क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक को पहले कंप्लीट करो, और जब ये आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इंग्लिश माध्यम चैनल को फॉलो करो और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। बट पहले जरूरी है कि आप PYQ से उस टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस वहीं से रिपीट होने हैं या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में ऑलमोस्ट मैं डेली 1 आवर दूंगा और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जो भी डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं जैसे कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गए, मिसिंग नंबर्स हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऑड वन आउट हो गया, एनालॉगी हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं जिसमें आपको रेगुलर रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है, और आपको उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। ये सारे जो चैप्टर्स हैं मैं इसके क्वेश्चंस को PYQ से सॉल्व करूंगा, ठीक। आप इसके लिए कोई भी बुक को रेफर कर सकते हो और इन चैप्टर से PYQ को सॉल्व करते वक्त जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लगेंगे, ठीक है, मैं उनको उसी वक्त हाईलाइट कर लूँगा ताकि मैं जब रिवीजन करूँ तो मुझे दोबारा से पूरी चैप्टर ना बनाना पड़े और बस हाईलाइटेड क्वेश्चंस को फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को ही मैं प्रैक्टिस करूँ। रीजनिंग में जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शनल टेस्ट और उसका रेगुलर रिवीजन, ठीक है। तो मेरा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा PYQ से, उसके बाद मैं सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे लगाऊंगा और उसका रिवीजन करूँगा। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो फेज़ 2 होगा वो अप्रैल के मंथ को मैंने डिसाइड किया है, ठीक है, और इसमें हम लोग परफेक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि फेज़ 1 में हमने PYQ प्रैक्टिस कर ली थी, ठीक है, और जो बेसिक क्वेश्चंस थे SSC एग्जाम्स के वो सब मैं कवर कर चुका हूँ। मुझे फेज़ 2 में बस अपने आप को मेंस रेडी करना है या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। मैथ्स में मैं मेंस के क्वेश्चंस की जो PDF होती है मैं उसे सॉल्व करूँगा फेज़ 2 में, ठीक है। दूसरी चीज़, जो वीक चैप्टर्स हैं मेरे, ठीक है, उसका रिवीजन करूँगा। प्लस मेरा ये फोकस रहेगा कि फेज़ 2 में मैं बहुत सारे सेक्शनल मॉक लगाऊँ मैथ्स के लिए। सेक्शनल मॉक्स का क्या हेल्प होता है कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, प्लस आप किस अप्रोच से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हो सेक्शनल मॉक्स के हेल्प से। तो जो मेरा मैथ्स का लिए शेड्यूल रहेगा वो कुछ ऐसा ही रहेगा। और प्लस इसके अलावा एक चीज़ मैं और करूँगा, वो चीज़ ये है कि जो मेरे नोट्स होंगे मैं उसका रेगुलर रिवीजन करूँगा। एक मंथ में मैथ्स में बस इतना ही करना है। मेंस क्वेश्चन या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन से PDF को सॉल्व करना है, वीक चैप्टर्स को रिवाइज करना है, उसके PYQ को सॉल्व करना है और सेक्शनल मॉक्स बहुत सारे लगाने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं GK की। तो जैसे कि मैंने फेज़ 1 में बताया कि मैं बैच नोट से, ठीक है, चीज़ें कवर कर लूँगा और लेक्चर्स भी रेफ़र करूँगा। तो उसके बाद जो भी अप्रैल में परमार सर के द्वारा जो भी PYQ सीरीज़ चलाई जाएगी या फिर FRB सीरीज़ चलाई जाएगी, जो भी सीरीज़ वो लेके आएंगे मैं उसको फॉलो करूँगा, ठीक है, और प्लस रेगुलर नोट्स के रिवीजन करता रहूँगा और PYQ के रिवीजन करता रहूँगा। GK के लिए मैं टोटली परमार सर पे ही डिपेंड करूँगा, प्लस इसके साथ साथ PYQs पे भी रिलाई करूँगा। फेज़ 2 का जो मंथ है जो कि अप्रैल होगा, तो अप्रैल में बस GK में मुझे इतना ही करना है। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। जैसे कि मैंने फेज़ 1 में बताया कि मेरा ग्रामर पोर्सन, वोकैबुलरी पोर्सन दोनों कंप्लीट हो चुका होगा, तो मेरा पूरा ध्यान सेक्शनल मॉक्स पे होगा और इन मॉक्स से मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे कौन कौन से चैप्टर्स वीक हैं या फिर मैं किन किन चैप्टर्स में क्वेश्चंस को रॉन्ग कर रहा हूँ, और फिर उन्हीं चैप्टर का मैं रेगुलर रिवीजन करूँगा, ठीक है, और अपने वीक एरियाज को इंप्रूव करूँगा। तो टोटली मेरा जो इंग्लिश का शेड्यूल होगा वो परफेक्शन की तरफ ही होगा, ठीक है। रूल्स रिवाइज करना, रॉन्ग क्वेश्चंस को रिवाइज करना, वीक एरिया से PYQ सॉल्व करना, ठीक है, और फिर इसके साथ साथ वोकैबुलरी का भी रिवीजन करना। तो ये पूरा एक मंथ मैं यही करूँगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कुछ खास नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि PYQs तो मेरे फेज़ 1 में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स यहाँ पे लगाने हैं, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, स्पीड पे ध्यान देना है, ठीक है, और जो भी अप्रोच होती है, जो एग्जाम अप्रोच होगी या फिर जो शॉर्ट अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मुझे इस पे ध्यान देना है इस सेक्शनल मॉक्स के द्वारा, ठीक है। तो जो फेज़ 2 होगा, ठीक है, जो कि अप्रैल का होगा, तो मुझे रीजनिंग में सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, स्पीड पे ध्यान देने हैं, वीक चैप्टर्स का रेगुलर रिवीजन करना है, और वो जो वीक चैप्टर्स हैं वो आपके सेक्शनल मॉक्स से ही आइडेंटिफाई होंगे। तो सेक्शनल मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे रीजनिंग के लिए। और फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन की PDF होती है, जो कि आप मेंस की PDF कह सकते हो, मैं उसे भी इस फेज़ में सॉल्व करूँगा। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं इस फेज़ में डिफिकल्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूँगा, या फिर आप कह सकते हो कि जो मेंस के क्वेश्चन होंगे मैं उनको भी रेफर करूँगा। बात करते हैं फेज़ 3 की। फेज़ 3 में मेरी जो अप्रोच रहेगी वो ऑलमोस्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगी। इसमें मुझे बस मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स की एनालिसिस करनी है, मॉक को अटेंड करने की स्ट्रैटेजी पे ध्यान देनी है, रेगुलर रिवीजन करते रहना है, PYQ प्रैक्टिस करते रहनी है, और जो मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस के जो PDF हैं या फिर नोट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है। और मुझे इसके साथ साथ स्पीड पे भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि मैं क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाऊँ, ठीक है। फेज़ 3 जो होगा वो बस नोट्स के रिवीजन और प्लस मॉक्स पे ज़्यादा रिलाई करेगा। तो ऐसा ही मेरी कुछ अप्रोच रहेगी। तो आई होप कि आपको मेरी इस अप्रोच से आपकी अपनी अप्रोच बनाने में थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, ठीक। अब बात करते हैं कि मेरी मॉक्स की कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स रहेगी, मतलब मैं मॉक्स को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलाई करूँगा, ठीक है। पर उससे पहले
कुछ चीज़ें मैं अपनी साइड से आपके लिए हेल्प कर दूंगा, ठीक है। वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लिए भी बनाऊंगा, तो मुझे पीडीएफ शेयर करने में या फिर नोट शेयर करने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं आपके लिए भी कर लूँगा। सबसे पहले क्या है, जो बेस्ट क्वेश्चंस हो गया या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए हर एक लाइव मॉक के, उसका मैं आपको सॉल्यूशंस और पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि इससे होगा क्या ना कि जो भी आप लाइव टेस्ट देते हो, ठीक है, वो फिर कुछ दिन बाद गायब हो जाती है, तो आपको उसका सॉल्यूशंस उसके पीडीएफ नहीं मिल पाते हैं, या फिर जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं या फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसका आपके पास कोई सेट नहीं रहता है। ये मैं अपनी ओर से ट्राई करूंगा कि मैं आपको उसकी पीडीएफ प्लस सॉल्यूशंस वीडियो फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूँ, जैसे कि मैं पहले किया करता था। मेंस के टाइम में ऐसा करता था कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे उस टेस्ट के, मैं उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया करता था, और ये इस बार में भी करूँगा, और ये मैं खुद के लिए करूँगा, तो मुझे पीडीएफ शेयर करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपकी हेल्प करूँगा वो कि जो भी शॉर्ट अप्रोच होते हैं किसी भी टॉपिक में, सपोज करो कि कोई परसेंटेज का टॉपिक है, सपोज करो वो इलेक्शन की टॉपिक है, ठीक है, तो अगर मुझे उसमें कोई शॉर्ट अप्रोच पता है तो मैं उसे वीडियो के फॉर्मेट में आपसे डिस्कस करके आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो उन शॉर्ट अप्रोच को जानने के लिए मेरी वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो। थर्ड, इंग्लिश को लेके है, जो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ग्रामर के, ठीक है, जो हम हमेशा मिस्टेक करते हैं या फिर बार बार मिस्टेक्स होती है या फिर हमें समझ में नहीं आती, मैं उनका आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करूँगा और प्लस उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा। इससे क्या हेल्प हो जाएगी कि मैं खुद भी उन चीज़ों को रिवाइज कर पाऊँगा, ठीक है, और आपके पास भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे या फिर सेट ऑफ कंसेप्ट्स आ जाएंगे जो आपको रेगुलर रिवीजन करने, ताकि आपका ग्रामर में मार्क्स डिक्रीज ना हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं मॉक्स प्लेटफॉर्म्स की। तो मॉक्स का जैसे मैंने पहले बताया, मैं बहुत ज़्यादा मॉक्स पर रिलाई करूँगा, ठीक है, बट वो PIQ बेस्ड होंगे, ठीक है। मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो मेंस का एक्सपीरियंस था उस वक्त मैं क्या किया करता था, मैं डेली सेक्शनल मॉक्स दिया करता था मैथ्स के ऑलमोस्ट 3, ठीक है, और एक सेक्शनल मॉक में दिया करता था रीजनिंग के, और एक मैं फुल मॉक दिया करता था। तो इससे होता क्या था कि मेरा काफ़ी समय ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स इन मॉक्स के पीछे ही चला जाता था। अगर मैं इतना समय डेली मॉक्स के पीछे दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चीज़ों को इम्प्रूव करने में बहुत कम समय निकाल पाता था। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। इस बार मैं ट्राई करूँगा कि सपोज करो मैंने एक मॉक दिया, ठीक है, जब तक मैं इस मॉक से अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव नहीं कर लेता तब तक मैं दूसरा मॉक अटैम्प्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे मॉक्स सॉल्व करने का फ़ायदा होता है, पर वो तभी होगा जब आप अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है। कि मैंने कंक्लूड भी किया कि मॉक्स विदाउट इंप्रूवमेंट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक। हालांकि मॉक्स का जो काम होता है वो आपकी स्पीड इंक्रीज़ करने का होता है, पर स्पीड इंक्रीज़ करने का जो मेजर क्रेडिट है वो कैलकुलेशन पे भी जाता है, ठीक है। तो मॉक्स प्लस कैलकुलेशंस यही दोनों आपकी स्पीड बढ़ाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मेरी मॉक्स की कौन कौन सी प्लेटफॉर्म्स रहेगी। तो मैं वीकली 3 लाइव मॉक दिया करूँगा। ऑली बोर्ड की मॉक मैं सैटरडे को दिया करूँगा, आरबी की संडे को, और द पंडिट्स की मंडे को। ये 3 लाइव मॉक काफ़ी हैं एक वीक में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 3 मॉक देने के बाद आपके पास इतने वीक पॉइंट्स आ जाएंगे जिससे आपको इंप्रूव करने में पूरा हफ्ता लग सकता है। और जब तक आप इसे इंप्रूव नहीं करोगे और नेक्स्ट मॉक देते रहोगे तो आपको अपने मार्क्स में कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। आप ये एक्सपीरियंस कर भी रहे होगे कि 3-4 महीने से आपकी मार्क्स बढ़ ही नहीं रही है, 120 to 130 अटकी हुई है, या फिर 140 पे तो 140 पे ही अटकी हुई है। ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने वीक एरियाज़ को कवर करते ही नहीं है। हम मार्क्स पर ही डिपेंड करते हैं कि अगले मार्क्स में मार्क्स बढ़ जाएगी, अगले मार्क्स में मार्क्स बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपने वीक एरियाज़ पे काम नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो एक वीक में मैं बस 3 लाइव मॉक दूंगा, ठीक है। तो अब आप सब में से काफ़ी लोग बोलोगे कि हमें PIQ बेस्ड सॉल्व करनी चाहिए, फिर आप लाइव मॉक क्यों दे रहे हो 3-3, ठीक है, और PIQ बेस्ड मॉक क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब PIQ बुक सॉल्व करूँगा डेली, तो उसमें मेरे ऑलरेडी PIQs कवर होते रहेंगे, ठीक है, और वीक में 3 लाइव मॉक इनफ होते हैं, ठीक है। PIQ के लिए मैंने जैसे कि बताया कि मैं PIQ बुक सॉल्व करूँगा ही, प्लस सेक्शनल मॉक तो दूंगा, ठीक है, उससे मेरे PIQs कवर होते रहेंगे। बस एक्स्ट्रा मॉक्स के लिए मैं इन्हीं तीनों सोर्स पे डिपेंड करूँगा और कोई भी एक्स्ट्रा मॉक में नहीं लगाऊंगा। और ये जो मैंने मॉक का शेड्यूल बताया, ये मैंने फरवरी और मार्च के लिए बताया, और अप्रैल से मई के बीच में मैं क्या करूँगा कि जो भी लाइव मॉक्स होते हैं मैं तो उसे सॉल्व करूँगा ही, प्लस मैं मेंस के मॉक भी लगाऊंगा 1-2, ठीक है, प्लस PIQ बेस्ड मॉक्स लगाऊंगा, प्लस डेली मॉक्स लगा सकता हूँ उस वक्त में, ठीक है। तो ये मेरी कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी मॉक्स की अप्रैल मई में, और ये कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी फरवरी मार्च में, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे टोटली कंप्लीटली फॉलो मत करना, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करके, ठीक है, अपनी रोड मैप तैयार कर लेना, अपनी शेड्यूल तैयार कर लेना, अपने वीकनेस को ध्यान में रख के अपने लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।